हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सीटेट का पेपर प्रीवियस ईयर्स का है वो जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 28 दिसंबर 2022 को जो सेकेंड जो मतलब ऑनलाइन मोड में हुआ था, है ना। और पेपर कौन सा है? 1 to 5 का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बचपन से समझने की कोशिश करिएगा। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? अब बचपन की बात कर रहा है, यानी बचपन मीन्स बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड एज। अब समझिए इसको। अगर हम कहें जन्म से इसको इस तरह समझें, एक सेकंड। जन्म से 6 ईयर तक क्या होता है हमारा? इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। उसके बाद 6 to 12 क्या आ जाता है? चाइल्डहुड। उसके बाद 12 to 18 क्या आ जाता है? किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। 18 के बाद हमारा क्या चालू हो जाता है? वयस्कता यानी एडल्टहुड। अब समझिए क्या कह रहा है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय, यानी बचपन से जब हम वयस्कता में बच्चा जा रहा होता है, वयस्कता में परिवर्तन हो रहा होता है, बचपन से 18 प्लस, इसके बीच के काल को क्या कहेंगे हम? एडोलेसेंस कहेंगे, यानी किशोरावस्था। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी निम्न में से किसके लिए? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग, ठीक है, पेपर के टुकड़े काटना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो ध्यान रखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। क्यों सही है देखते हैं। देखिए, एक होता है स्थूल गामक कौशल, इंग्लिश में हम क्या कहें? ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, और दूसरा होता है सूक्ष्म गामक कौशल। क्या होता है? सूक्ष्म गामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल। समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम पूरे शरीर का यूज करते हैं, पूरी बॉडी का, हाथ का, पैरों का, पूरी बॉडी का यूज जिसमें करते हैं, वो क्या होता है? स्थूल गामक कौशल। तो क्या चलने और दौड़ने में क्या हमारी पूरी बॉडी यूज हो रही है? जी हाँ, पूरी बॉडी यूज हो रही है। हाथ का भी यूज होगा, पैर का भी यूज होगा और साथ साथ पूरे शरीर का भी यूज होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है? चलना और दौड़ना स्थूल गामक के लिए चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब बात आती है सूक्ष्म गामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? हम पूरी बॉडी का ना यूज करके पर्टिकुलर ऑर्गेन का यूज करते हैं। जैसे ये पेन को हमें उठाना है, तो हमने क्या किया? अगर ये टेबल पे रखा हुआ है, हमने उठाया तो हमारी फिंगर का यूज हुआ और थंब का यूज हुआ। तो जहां पे पर्टिकुलर पूरी बॉडी का यूज ना होके बॉडी के एक ऑर्गेन का यूज होता है, वहां पे क्या होता है? फाइन मोटर स्किल। जैसे लिखना, ठीक है, पेंटिंग करना, किसी चीज को उठाना। तो यहां पे अगर पूछा जाए कौन सा कौशल है, तो यहां पे फाइन मोटर स्किल है, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जहां पे पूरी बॉडी और उसके पार्ट्स का यूज होता है, वहां पे क्या होता है? स्थूलगामक कौशल। जहां पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेन का यूज होता है, ठीक है, वहां पे होता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलना और दौड़ना। अगला देखते हैं, सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट वाले में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए, चार्ल्स कुले ने जो सामाजिकरण की प्रथम संस्था बताई है, दोनों संस्था इन्होंने बताई है। प्रथम यानी प्राइमरी
और सेकेंडरी, द्वितीयक। प्रथम संस्था में इन्होंने क्या कहा है, प्रथम संस्था में ये कहा है 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती। पहली, घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशन, ठीक है। दूसरा, पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। और नेक्स्ट जो बताया है, शारीरिक निकटता, यानी फिजिकली बहुत पास में होते हैं। जैसे अगर बच्चा है, बच्चे के फिजिकली पास सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है, उसके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और आसपास के बच्चे जो भी उनके साथ खेलते हैं ना। और ये क्या होता है, अनौपचारिक होता है, और ये क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। और इसका आकार जो है, इस जो प्राथमिक संस्था है, इसका आकार छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम लोग इसमें जुड़े होते हैं, है ना। परिवार के ही लोग, आसपास के लोग, बच्चों से, है ना, गिनती के लोग होते हैं। और इसमें घनिष्ठ संबंध बिल्कुल नहीं होता है, पारस्परिक संबंध में थोड़ी कमी आती है, शारीरिक निकटता इतनी नहीं रहती जितनी प्रथम संस्था में रहती है, और ये औपचारिक होता है, फॉर्मल। और इसका आकार जो है बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है कि अगर आप स्कूल में हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना। अगर प्रथम संस्था से हम कंपेयर करें तो इस लिहाज से देखा जाए, सामाजिकरण की प्रथम संस्था परिवार, स्कूल क्या आ जाती है, सेकेंडरी में, ठीक है। समझ में आ गया। अगला देखते हैं कि यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं। समझिएगा, गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, ये कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, जीववादी सोच कहलाती हैं, पदानुक्रमित सोच कहलाती हैं, केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन कहलाती हैं, या वर्गीकरण कहलाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, जीववादी सोच। किसने कहा है, जीन पियाजे ने। किसमें कहा है, इन्होंने जब प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई, प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक, 2 to 7, ठीक है। तो उसमें एक टर्म आया एनिमिज्म। एनिमिज्म में होता क्या है, एनिमिज्म में ये होता है बच्चों के हिसाब से कि जैसे वो डॉल के साथ इस पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन के दौरान जब बच्चा या बच्ची अब डॉल के साथ खेल रही होती, तो ये भी समझती जैसे उसके अंदर जान है, वो चीजों को फील करती है, वैसे वो डॉल भी फील कर रही है। अगर किसी ने उस बच्ची को मारा, ठीक है, तो उसको दर्द होगा, तो वो बच्ची ये समझती है कि डॉल को हम मारेंगे तो इसको भी पेन होगा। तो ये कब आता है, जीन पियाजे ने बताया, प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म। एनिमिज्म के अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे सेंट्रेशन का गुण। सेंट्रेशन क्या होता है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण ये होता है कि उसमें किसी भी चीज के हम एक ही पक्ष के बारे में बच्चा सोचता है। जैसे समझिएगा, ये ग्लास में वाटर रखा हुआ है और सेम ग्लास दूसरा है, उतना ही वाटर है उसमें, ठीक है। अब क्या किया गया, जो वाटर की क्वांटिटी है उसको नहीं चेंज किया गया, बट ग्लास के शेप एंड साइज में चेंज हुआ। कैसे हुआ, समझिए, इस ग्लास की लेंथ बढ़ा दी गई, लेकिन वाटर उतना ही है। जब लेंथ बढ़ेगी, वाटर ऊपर तक हो जाएगा क्योंकि विड्थ घट गई है। और दूसरा सेम वाटर का ग्लास जो है वो वैसे ही रहा। अब बच्चे से पूछा गया कि इन दोनों में कौन सा ग्लास बड़ा है, तो बताएगा नहीं बराबर है। लेकिन जब ये सिचुएशन इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में डाला गया, तब बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा नहीं, इस वाले में पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। कैसे कहा उसने केवल सेंट्रेशन में क्या होता है, बच्चा केवल एक ही प्रॉपर्टी के बारे में सोचा है कि इसकी लंबाई बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं ध्यान में रख रहा है कि उसकी चौड़ाई भी कम हो गई है और वाटर की क्वांटिटी उतनी है। इस वजह से इसने क्या कहा कि इस ग्लास में वाटर ज्यादा है, हालांकि है दोनों में बराबर। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रेशन। मतलब किसी भी समस्या के सिर्फ एक पक्ष के बारे में सोचना सेंट्रेशन कहलाता है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इलॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, मतलब कुछ भी कभी भी मतलब बोलना
उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है बच्चों का। ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता क्या है, ईगो सेंट्रिज्म क्या है कि बच्चे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाते हैं, उनको लगता नहीं जो हम सोच रहे हैं यही सही है। अगला क्या है, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी ये क्या होता है, ये होता है कि बच्चा जो काम कर रहा है, सपोज जैसे वो अपने घर से स्कूल तक गया तो वो रास्ता तो उसे याद रहेगा, लेकिन वो वापसी में स्कूल से घर आने का रास्ता वो भूल जाएगा, गया उसी रास्ते से, यानी जाने का रास्ता तो उसे पता चल जाता है लेकिन वो आने में उसे कठिनाई होती है। इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसमें से जो जीववादी सोच है किसमें होती है, प्री ऑपरेशनल में। किसने बताया है, जीन पियाजे ने। तो इस हिसाब से कि गुड़िया और कार में सजीव गुण है तो वो क्या कहलाता है, जीववादी सोच यानी एनिमिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। रीजन, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। अभी जैसे मैंने बताया लास्ट वाले क्वेश्चन में सेम वही चीज है, इसमें सेंट्रेशन की बात कर रहा है। क्या है, एक ही समय में सेम साइज के ग्लास लिए, लेकिन उसने, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। अब यहां पे देखिए, ऊंचाई और चौड़ाई को ध्यान, मतलब ऊंचाई तो बढ़ी है लेकिन ये ध्यान में नहीं है कि इसकी चौड़ाई भी कम हुई है, इसी वजह से बच्चा जो है क्या बताता है, इसमें पानी जाता है। तो ये जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। बिल्कुल सही है, दोनों चीजें सही हैं। अगर ये सिचुएशन हो रही है तो वो किस में होगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगी, और इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है सेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है एक ही पक्ष पर ध्यान देना। ठीक है, किसी भी समस्या के एक ही पक्ष पर ध्यान देना वो कहलाता है केंद्रीकरण। कौन सा सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा, ठीक है, मदद करना किसका एग्जाम्पल है, पाड़ का है यानी स्कैफोल्डिंग, पुनर्बलन का है यानी कि रीइंफोर्समेंट, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, संज्ञानात्मक द्वंद्व का है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल सा है, कई बार डिस्कस हो चुका है, पाड़ का है यानी कि स्कैफोल्डिंग। एक बार फिर से बता देते हैं स्कैफोल्डिंग होता क्या है। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग का यूज किसने किया था, जेरोम ब्रोमर ने किया था। किसने, जेरोम ब्रूनर ने। उसके बाद वाइगोस्की ने कहां पे किया है, वाइगोस्की ने ZPD में किया है। जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसमें एक टर्म बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। होता क्या है, इसमें बच्चा अपने मन से कौन से काम कर पा रहा है, ठीक है, और कहां तक उसका पोटेंशियल है काम करने की। अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो वो कहां तक काम कर सकता है, कहां तक प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर सकता है किसी की हेल्प से। तो जो यहां पे वाइगोस्की ने बताया कि जब बच्चा किसी की हेल्प, लेकिन वो हेल्प किसके माध्यम से होनी चाहिए, वो हेल्प स्किल्ड पर्सन के माध्यम से होनी चाहिए। जैसी समस्या है उस समस्या से रिलेटेड उस जो पर्सन हेल्प कर रहा है उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब बच्चा किसी समस्या में पड़ता है और उसको जरा सा हेल्प मिल जाती है उस स्किल्ड पर्सन के माध्यम से, वो कोई भी हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, जब वो हेल्प मिल जाती है तो वो उस प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर लेता है। ठीक है, तो जहां पे बच्चा अपने से नहीं दूसरों से जहां हेल्प की जरूरत पड़ती है और तब प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर लेता है, उस चीज को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है,
और यहीं पे हम स्कैफोल्डिंग का यूज वाइगोस्की ने किया है। और स्कैफोल्डिंग होता क्या है, एक स्किल्ड पर्सन ही हेल्प कर सकता है, और हेल्प करने के बाद उसे कंटिन्यू हेल्प नहीं करना है। जैसे ही आपने जरा सा सहारा दिया, उसने अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया, वैसे ही उस हेल्प को, उस सहारे को हटा लेना है। जस्ट लाइक आप इस तरीके से समझे कि अगर कोई आप नीचे से सामान उठा रहे हैं और नहीं उठा पा रहे हैं, तो दूसरा पर्सन आके हल्का सा सहारा देता है और आप सामान को उठा लेते हैं। और जब जैसे ही सहारा हल्का से दिया, सामान उठ गया, उसके बाद से वो सहारा हटा लेता है। ठीक है, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, मतलब हमें स्कैफोल्डिंग में बच्चे को बस एक जरा सा, आप ये समझिए कि जरा सा टच देना है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम जो शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है उसको स्पीड अप मिल जाए, उसको बूस्ट अप हो जाए। ठीक है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में वो तेजी से आगे बढ़ने लगे, बस वहां पे स्कैफोल्डिंग का यूज होता है। तो क्या करें, संकेतों और अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर, देखिए जरूरत पड़ने पर मदद करना, सिर्फ जरूरत पड़े जब, उसके बाद हम उस चीज को लगातार उसकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, वहां से फिर हम पीछे हट जाएंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं, पार्ट यानी स्कैफोल्डिंग। सबसे पहले यूज किसने किया, जेरोम ब्रूमर ने किया। उसके बाद वाइगोस्की ने अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चर थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें जेडपीडी में उन्होंने ये चीज बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत या निष्क्रिय। सिंपल सी बात है, सहयोगात्मक अधिगम को ही जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। क्यों करता है, क्योंकि वाइगोस्की ने ये बताया कि बच्चा समाज में रहकर ही सीख पाता है। आसपास जब उसके लोग होते हैं, जैसा वो करते हैं उस हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। और इसमें इमिटेशन बहुत होता है, अनुकरण के द्वारा बहुत तेजी से बच्चे सीखते हैं। तो सहयोगात्मक का मतलब है कि जब बच्चों के आसपास लोग होंगे, है ना, तब वो सहयोगात्मक एक दूसरे की अंतःक्रिया के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से, है ना, अपना जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं, है ना, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। तो इस लिहाज से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। वो ये नहीं देखता है कि हमें करना क्या है, वो बच्चा ये देखता है कि जो हम कर रहे हैं सॉरी, इससे दूसरा व्यक्ति खुश होगा या दुखी होगा। अगर खुश होगा तभी हमें वो कार्य करना है, अगर वो सैडनेस फील करेगा हमारे कार्य से तो वो कार्य नहीं करना है, क्योंकि अगर वो सैड हुआ हमसे तो हम उसकी नजर में बुरे बन जाएंगे। तो ये कह रहा है नैतिक विकास के किस चरण की बात है। देखिए 3 चरण बताए गए हैं, कोहलबर्ग ने बताया है। एक तो बताया प्री कन्वेंशनल, हिंदी में कहें अगर पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत स्तर। दूसरा बताया है कन्वेंशनल, क्या बताया है, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। ठीक है, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल। अब बात आती है किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। अब देखिए सबके 2-2 स्तर बताए हैं, जो काम का है वो देखते हैं। कन्वेंशनल में एक बताया है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, दूसरा है कन्वेंशनल में सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है, किस चरण में। अभी मैंने बताया व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम की बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है कि दूसरे हमारे कार्य से खुश होंगे या दुखी होंगे। तो वहां पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की बात हो रही है। ठीक है, हम वही कार्य करेंगे जो दूसरों को पसंद है, भले रिजल्ट कुछ भी हो।
हम वो कार्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दूसरे नाखुश हो। अगर दूसरे नाखुश हुए तो हम क्या करेंगे, हम उनकी नजरों में बुरे हो जाएंगे। ये बच्चा किस स्तर पे सोचता है, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में, ठीक है, यानी परंपरागत नैतिक तर्कणा का स्तर। इसमें भी दो स्टेजेस बताई गई हैं, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। दूसरा है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में क्या होता है कि समाज ने जो भी नियम कानून बनाए हैं उसे हमें फॉलो ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है, उसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। यह है कन्वेंशनल में। तो इस लिहाज से देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, परंपरागत चरण। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, या विद्यार्थी केंद्रित होती है। प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है। एक चीज ध्यान दें, प्रगतिशील कक्षा की अगर बात करें, सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा की बात किसने की थी, यह ध्यान दीजिए, किसने की थी, जॉन डीवी ने की थी, ठीक है। जॉन डीवी ने यह बताया कि प्रगतिशील कक्षा में जब शिक्षा की बात होती है तो जो नॉलेज जनरेट किया जाता है, जो ज्ञान जनरेट किया जाता है, वो टीचर्स यानी अध्यापक और जो बच्चे होते हैं उनके कोलैबोरेशन के थ्रू नॉलेज जनरेट होता है। और इसमें इस कक्षा में जब शिक्षा होती है या प्रगतिशील शिक्षा होती है या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से बच्चा सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है विद्यार्थी केंद्रित होती है, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होती है। और क्या चीज है, और एक चीज है, चीज क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, और फ्लेक्सिबल असेसमेंट का तरीका होना चाहिए। बच्चों का हम असेसमेंट करते हैं, अवलोकन या मूल्यांकन करते हैं, उसका जो असेसमेंट का तरीका है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें किसमें आ जाती हैं, प्रगतिशील शिक्षा में। इस लिहाज से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रिजिड कैरिकुलम नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा ही करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि है। अब देखिए गार्डनर ने कौन कौन सी बुद्धि बताई है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। जो 8 बुद्धियां उन्होंने बताई हैं, पहली क्या है, पहली है विजुअल स्पेशियल, दूसरी है बॉडी काइनेस्थेटिक, बॉडली काइनेस्थेटिक, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है म्यूजिकल यानी संगीतिक। चौथा आ जाता है इंटरपर्सनल, क्या आ जाता है, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। पांचवा आ जाता है इंट्रापर्सनल, क्या आ जाता है, इंट्रा पर्सनल। 6 है आपका लिंग्विस्टिक, भाषाई, जिसमें हम शब्दों और दो अर्थों को, वाक्यों को समझते हैं। 7th आ जाता है लॉजिक मैथमेटिकल, लॉजिक मैथमेटिकल। और 8th आ जाता है नेचुरलिस्टिक। इतनी बुद्धि बताई है गार्डनर ने, कौन कौन सी, विजुअल स्पेशल यानी दृश्य स्थानिक, हिंदी में कहें दृश्य स्थानिक, बॉडी काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गतिकीय, शारीरिक गतिकीय, ठीक है। म्यूजिकल संगीतक बुद्धि, मतलब जो लोग संगीत में ज्यादा रुचि रखते हैं। इंटरपर्सनल अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक, ठीक है। इंट्रापर्सनल, ठीक है, अंतरावैयक्तिक।
लिंग्विस्टिक भाषाई, गणित की, और ये प्रकृतिवादी। अब बात है कि प्रभावी परामर्शदाता के रूप में जब दूसरों के विचार, जब दूसरों को जानने की इच्छा होती है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल, और जब खुद को जानने की हम कोशिश करते हैं वो बुद्धि कैसी होती है, इंट्रापर्सनल, यानी अंतरवैयक्तिक। ऑप्शन कौन सा, पारस्परिक यानी अंतरवैयक्तिक, यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं भाई सारी। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से कम्युनिकेशन के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, केवल क्षेत्रीय, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, या बच्चों की मातृभाषा। अब यहां पे बात कर रहा है एनएपी 2020 का जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है उसकी। ठीक, अब ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला होता क्या है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी जो हमारी प्रथम भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए यानी नेटिव लैंग्वेज, घर की भाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज बताई, फर्स्ट भाषा के अलावा सेकंड, फर्स्ट तो आती है, सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। जो हिंदी भाषी वाले राज्य हैं उनमें आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए, जैसे यूपी है यहाँ पे हिंदी बोली जाती है ना, तो यहाँ पे आधुनिक हिंदी भाषी राज्य में हिंदी तो आती ही है, लेकिन उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा में कौन सी भाषा आ जाती हैं आपकी, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, पंजाबी, इन भाषाओं में से एक भाषा आती हो या इंग्लिश आती हो। इसके बाद जो गैर हिंदी भाषा राज्य हैं, यानी कि ऐसे राज्य जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां पे हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश, ये सेकंड लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में इंग्लिश या एक शास्त्रीय भाषा है। यानी अगर थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो या गैर हिंदी भाषी राज्य हो, वहां पे इंग्लिश या एक शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा मैंने बताया वही कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, ठीक है, मराठी, इन में से एक। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी क्या था, बच्चों की मातृभाषा। ये ऑप्शन देखिए केवल क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, बच्चे की क्षेत्रीय भाषा तो सही हो सकता है, केवल क्षेत्रीय भाषा नहीं। कौन से ऑप्शन है आप देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज में बच्चों की मातृभाषा या घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसमें क्या लिख दिया है, केवल ओनली लोकल लैंग्वेज, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा। इस वजह से वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कौन सा, बच्चों की मातृभाषा, चौथा ऑप्शन सही है भाई सारी। अगला है क्वेश्चन, 5 साल की वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। मां मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी मां ने कहा, फुटबॉल से केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। अब इसमें पूछ रहा है कि मां का जवाब क्या दिखाता है, जेंडर रोल दिखाता है, जेंडर पैरिटी दिखाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप दिखाता है, या लिंग प्रासंगिकता दिखाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही, सीधा सा क्वेश्चन है, जेंडर स्टेरियोटाइप को दिखाता है यानी जेंडर रूढ़िबद्धता को। अब जेंडर रूढ़िबद्धता होता क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता वो होता है कि जो समाज ने लिंग के बेस पे यानी जेंडर के बेस पे जो बता रखा है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़के फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी, लड़के बाहर जाकर अर्निंग करेंगे, लड़कियां घर का काम देखेंगी, ये चीज क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। अगर जेंडर के बारे में जो और जो टर्म है वो आपको जानने हैं तो एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें सारे जेंडर के जो टर्म है वो बताए गए हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीडीपी वाली सीरीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, सुसाधित करेगा। सुसाधित का मतलब है वेल इक्विप्ड। क्या मतलब है, वेल इक्विप्ड। ठीक है,
बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को कैसे बढ़ावा देगा? आप उनको नामीकरण कर रहे हैं और वर्गों में बांट रहे हैं, आपने इसलिए इस तरह कर दिया, जो हो सकता है आपने कमजोर बच्चों का ग्रुप अलग बना दिया हो, जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सामान्य उनका अलग बना दिया हो, और जो बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं या जो प्रतिभाशाली बालक हैं या तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं, उनको आपने अलग बैठा दिया। तो उन जब आप अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे तो एक तो वहां पे समावेशी शिक्षा की बात नहीं होती है। क्यों? समावेशी शिक्षा क्या कहता है? जितने भी शारीरिक रूप से बाधित बालक है और सामान्य बालक एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। आपने ग्रुपिंग कर दी है तो पहले तो वहां समावेशी शिक्षा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अर्थपूर्ण आप सीख ही नहीं पाएंगे जब तक आपस में थॉट्स का एक्सचेंज नहीं होगा। जो बच्चा निम्न स्तर की बुद्धि रखता है, जब तक उसको आप सामान्य बच्चे के साथ बैठाएंगे नहीं तो उसका ग्रोथ कैसे होगा? ठीक है, वो बातचीत करने के माध्यम से सीखेगा उससे। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जो नामीकरण उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है सतत व समग्र मूल्यांकन, यानी कह रहा है सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, यानी सीसीई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सीसीई की बात कर रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, अब ये होता क्या है? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना नहीं, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। सीसीई की किसकी बात करता है? कि बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल की गतिविधियों को के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। अब एक चीज और याद दीजिए, मतलब याद रखिएगा कि इसमें जो लर्निंग होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर बच्चा क्या सीख रहा है और सीखने के दौरान उसको क्या कमी महसूस हो रही है, यानी सीखने के जो दौरान उसको समस्या क्या आ रही है। जो समस्या आ रही है पहले तो टीचर उसको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद फिर उसका जो प्रॉब्लम है उस पर वर्क किया जाएगा, यानी कि रेमेडियल टीचिंग की बात भी इसमें होती है। ठीक है, तो बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, यह होता है समेटिव में, यानी समेटिव असेसमेंट में होता है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उसकी अगली कक्षा में पदोन्नति निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना, यह भी समेटिव की बात है। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। कैसे सही है? इसकी जो सीसीई है वो सीसीई इस चीज पर भी फोकस करता है कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं उनके सीखने के दौरान क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को पहचानना, उसके बाद उसकी उपचार करना, यानी रेमेडी। ठीक है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। अक्सर मतलब आए दिन क्लास में वो ऐसे क्वेश्चन टीचर पुटअप करता है कि जो पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, हो सकता है वो नया टॉपिक पढ़ा रहा हो, लेकिन अचानक से वो क्वेश्चन पुटअप कर देता है जो पिछले कुछ दिनों में पढ़ाया गया है। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, यानी कैरिकुलम की बात कर रहा है, मानक संदर्भित मूल्यांकन। या इसमें जो सही ऑप्शन है रचनात्मक। ठीक है, रचनात्मक का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है? एक चीज हो गया फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। अभी समेटिव के बारे में अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, दोनों में अंतर क्या ये भी समझ लीजिए। जब एक रेगुलर बेस पे, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया जा चुका है
उसके रेगुलर बेस पे जब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यानी कि वो आपका वीकली हो सकता है, वो आपका हो सकता है टॉपिक खत्म हो गया हो तब क्वेश्चन पुटअप किया जाए, वो हो सकता है यूनिट खत्म हो गई हो तब क्वेश्चन पुटअप किया, मतलब एक 4-5 क्वेश्चन के माध्यम से असेसमेंट किया जाए बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, तो यानी एक रेगुलर इंटरवल पे जब असेसमेंट होता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो समेटिव होता है वो एक चाहे आप सेमेस्टर की बात कर लें, सेमेस्टर एग्जाम, या अगर ईयरली एग्जाम है तो आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, यानी जब बहुत ही दीर्घकालीन असेसमेंट होता है, बहुत पूरा सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद जब असेसमेंट की बात आती है तो उसे समेटिव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सेमेस्टर एग्जाम, आप ये कह सकते हैं, और इसमें आप यूनिट टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, क्विज कह सकते हैं। ठीक है, या आपका वीकली टेस्ट भी कह सकते हैं या मंथली टेस्ट भी कह सकते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि अब इसमें क्या करें, अक्सर जांच करने वाले आए दिन। ठीक है, जब भी कोई नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो पिछला पढ़ा हुआ जो टीचर है वो क्वेश्चन को पुटअप करता है, ये जानने के लिए बच्चों ने कितना सीखा है। तो इस लिहाज से इसमें क्या सही होना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई सर। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या है, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। समावेशी के जस्ट अपोजिट है ये। बच्चों को उनकी एकेडमिक जो क्षमता है के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना नहीं कर सकते, अलग तो समावेशी में बिल्कुल नहीं रख सकते। खास जरूरतों वाले बच्चों का विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, ये भी नहीं। अलग की तो बात ही नहीं करता है समावेशी। तो क्या है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। अभी मैंने बताया कि समझिए समावेशी शिक्षा किसकी बात करता है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जहां पे शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, चाहे वो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे कि उनको देखने में दिक्कत है, दृष्टिबाधित, सुनने में दिक्कत है ना, या और किसी प्रकार की दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो इन सबको सामान्य बच्चों के साथ ही बैठकर पढ़ाने की जो शिक्षा है वो क्या कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है, यानी समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऐसा किया क्यों जाता है, आप खुद ही सोचिए। अगर सामान्य बच्चों को आप अलग बैठाएंगे और जो फिजिकली किसी न किसी चीज से हैंडीकैप्ड हैं उनको आप अलग बैठाएंगे, तो एक तो उनका मोरल डाउन होगा, क्योंकि एक चीज याद रखिए, वो शारीरिक रूप से बाधित है, उनके दिमाग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मेंटली उनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, मेंटली किसी प्रकार का उनके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, यानी कि पर्टिकुलर किस बच्चे की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम ऐसा क्या करें जिससे, क्योंकि देखिए अगर दृष्टिबाधित हो तो उसे ब्लैक बोर्ड से पीछे 3rd 4th 5th सीट पे बैठेगा, देखने में दिक्कत होगी, तो एक टीचर ऐसा क्या कर सकता है जैसे ये दिक्कत उसको ना हो। ठीक है, हम उसके देखने में दिक्कत है, सुनने में वो सही है, तो ऐसी चीजों को हम स्पीकर के माध्यम से या आवाज तेज करके बता सकते हैं rather than लिखने, क्योंकि उसे लिखा हुआ पढ़ने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, बोल के, तेज बोल के उसे बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, अगर सुनने में दिक्कत है तो हम उसे लिख कर समझाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं। तो बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, नहीं। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन बनाए रखना। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, नहीं। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तीसरा ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है। देखिए, दृष्टिबाधिता की बात आ गई। अब देखिए, दृष्टिबाधिता का मतलब पहले यहां समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को
क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधिता का मतलब समझ लीजिए, एक तो उसे विजुअली देखने में प्रॉब्लम, दृष्टिबाधिता का मतलब है वो मतलब फुली ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, उसको देखने में दिक्कत आ रही है। अब वो दिक्कत मेजर है या माइनर है, इस चीज पे हमको फोकस करना है। अगर माइनर है तो क्या क्लास में ऐसे कुछ प्रयोजन किए जा सकते हैं जिससे वो क्लास में ही एक सामान्य कक्षा में बैठा रहे और सामान्य बच्चों के साथ में वो पढ़ सके। बहुत ज्यादा मेजर इश्यू है तब भी उसको हम सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते। अभी मैंने बताया समावेशी में कि अगर वो फिजिकली, आप सोचिए कि पूर्ण रूप से ब्लाइंड है, तो क्या वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। वहां पे इसलिए नहीं पढ़ सकता, अगर आप वहां पे आप कहेंगे सर समावेशी में तो सभी पढ़ते हैं, आपने बताया। हमने कहा शारीरिक बाधित बच्चे, शारीरिक बाधित का मतलब बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं है, या दिक्कत ऐसी है कि उसका उपचार किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है टीचर के माध्यम से। जहां पे टीचर तक बात सीमित रहती है वहां तक बच्चों को आराम से सामान्य बच्चों के साथ बैठाया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है दृष्टिबाधिता। मैंने क्या बताया कि वो फुली विजुअल, मतलब देखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है, आईसाइट प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है 50% प्रॉब्लम हो सकता है 60% प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं कि बिल्कुल वो फर्स्ट सीट पे बैठ के भी ना देख पाए। तो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, देखने में दिक्कत है, सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो वहां पे टीचर को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना। आप बता, अगर उसको देखने में ही दिक्कत है और देखने में ही आप उसे दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का मतलब है चार्ट को दिखा के माध्यम से, या मैप दिखा के, या कोई टीएलएम दिखा के, आप दिखाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दृष्टिबाधिता है, देखने में दिक्कत है और आप दिखाने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं, वो देख ही नहीं पाएगा। या देखने में दिक्कत होगी, उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। कई प्रकार की इस स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, यह हो सकता है। बहुत सी मूक फिल्में, म्यूट फिल्में दिखाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो देख नहीं सकता है, ठीक है। बहुत सी संरचनित वर्कशीट जिसमें चित्र हो, फिर चित्र की बात आ गई, जब वो देख ही नहीं सकता है, देखने में समस्या आ रही है, तो चित्र की कोई बात ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन बच रहा है? सेकंड। कई प्रकार की स्पर्शनीय यानी कॉन्क्रीट वस्तुएं हैं, और यहां पे हस्त कौशल सामग्री को मैनिपुलेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटिव्स, ठीक है। इसका मतलब है वही चीज है, मूर्त वस्तुएं जिनको छुआ जा सके। अब आप बताइए, मूर्त वस्तुएं अगर बच्चे के सामने रखेंगे, सपोज ये पेन है, ठीक है, सपोज दृष्टिबाधित बच्चे हैं हमें, और हम पेन आपने हमारे सामने रखा, हम देख तो नहीं पा रहे, लेकिन ऐसे ऐसे किया तो हम समझ जाएंगे ये पेन है, छू के वो पता लगा लेगा। या ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा ना, उसमें क्या होता है, अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं दृष्टिबाधित वाले, वो या जो फुली ब्लाइंड होते हैं, वो स्पर्श करके लेटर्स का पता लगाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि छूकर तो ये चीजों को समझ सकते हैं या सुनकर समझ सकते हैं। दो ऑप्शन है, इसमें सुनने वाली कोई बात यहां पे दी नहीं गई है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड। कई प्रकार की कॉन्क्रीट वस्तुओं को उनके सामने रखेंगे जिससे वो छूकर पता लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण, सोशल इंटरेक्शन एंड ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, ओरल कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है और ओरल कम्युनिकेशन में चुनौती, यानी चुनौती का मतलब है कि वो ये चीज करने में बहुत ही कठिनाइयों को फेस कर रहा है। किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वालीनता यानी ऑटिज्म का, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटिज्म। अवधान न्यूनता या अतिक्रियाशीलता विकार, एडीएचडी नहीं। पठन वैकल्प, डिसलेक्सिया नहीं। गुणज, डिस्कैलकुलिया नहीं। किसका है? स्वालीनता, ऑटिज्म का। ऑटिज्म मैंने बार बार बताया क्या है कि मस्तिष्क के विकास के दौरान ये विकार उत्पन्न होता है, और इसमें क्या करता है, बच्चा बहुत ही आइसोलेटेड फील करता है, दूसरों से कम्युनिकेशन करने से डरता है या वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। और एक चीज और स्पेशलिटी होती है इसमें कि जो ऑटिज्म डिसऑर्डर से बच्चा पीड़ित होता है, वो जो एक कार्य कर लेता है उसको बार बार करता है। किसी टॉपिक को आप खत्म, सपोज बच्चा ए से जेड तक अल्फाबेट को लिख रहा है,
तो बार बार लिखेगा, ए से डी लिख लिया, फिर लिखेगा, फिर लिखेगा, यानी किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो काम करने की इच्छा उसके अंदर होती है, सेम वर्क। तो ये उसे क्या कहते हैं, ऑटिज्म। इस लिहाज से देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है, कि सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की कमी किस में होती है और ओरल कम्युनिकेशन की कमी किस में होती है, ऑटिज्म में होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को विभिन्न, वॉइस आ रही है, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है समझिए वह बनाए। उसने कुछ ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आप ये बनाइए। चिकनी मिट्टी देकर यानी क्ले टाइप्स दे दिया उनको, और आप कहा बच्चों से कि आपके अंदर जो आता है, जो आपके मन में थॉट्स आ रहा है, आप उसको बनाइए। वह बच्चों में किसको बढ़ावा दे रही है, सृजनात्मकता को, रटना को, असहयोग, अनुशासन। रटने को बिल्कुल नहीं दे रही है, और रटना अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी फुली अवॉइड कर दिया। बच्चों को रटा नहीं सकते हो, सीखने में उसके टाइम लग रहा है, आप सिखाइए चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन आप रटने पे अगर फोकस करोगे, समस्या क्या आएगी, उसका एकेडमिक तो स्ट्रांग हो सकता है, वो 100 में 99 मार्क्स ला सकता है, इवन 100 में 100 ला सकता है, लेकिन आप उसका मॉरल, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट कैसे करोगे, रटने से। और जो अगर आप रटने पे फोकस ना करके उसके ओवरऑल समझने पे फोकस करेंगे, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट उसके बॉडी पे पड़ेगा। ठीक है, चीजों को समझेगा, और जब भी उसके सामने वैसी समस्या दोबारा आएगी, दोबारा वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने उस समस्या को पहले सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वो बनाए, यानी वो क्रिएटिविटी की बात कर रही है। क्रिएटिविटी हर बच्चा अलग अलग बनाएगा। एक चीज समझिए, अगर आपने कुछ दे दिया तो क्या हर बच्चे के अंदर एक ही थॉट आएगा, नहीं। कोई बच्चा कुछ बना रहा है, कोई बच्चा कुछ बना रहा है, कोई बच्चा कुछ बना रहा है। अब इस चीज से आप कई चीज पता कर सकते हैं। आपने दे दिया मिट्टी, आप तो उसका इंटरेस्ट पता कर सकते हैं, उस बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। आपने क्ले दे दिया, अगर वो बॉल बना रहा है, बैट बना रहा है, तो यानी उसका क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई डॉल बना रही है तो आप उसका इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। कोई उसी क्ले में के माध्यम से उसी क्ले पे कुछ फाइन आर्ट टाइप्स, उसी क्ले में ही वो आर्ट बना रहा है, यानी कि उसको फाइन आर्ट में इंटरेस्ट है। तो यानी ये सब चीजें जब आप बच्चों पे छोड़ देते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, उस हिसाब से हम उसको पढ़ाएं। इस लिहाज से पहला क्वेश्चन क्रिएटिविटी। अगला, बचपन के प्रारंभिक सालों में, बचपन की बात है तो यानी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की बात हो रही है। प्रारंभिक सालों में यानी अर्ली चाइल्डहुड, किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल पर। अभी मैंने बताया बिल्कुल, बाल्यावस्था की बात है तो हमें बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सामाजिक कौशल पर, बच्चा क्लास में कम्युनिकेट करने में न डरे, अपने टीचर से कम्युनिकेट करने में न डरे, जो भी उसके अंदर थॉट्स आ रहे हैं टीचर से जाके बताए। ठीक है, वो हेजिटेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये तभी होगा जब सोशल इंटरेक्शन उसके अंदर बेहतर होगा। अगर वो एक बार क्या हुआ, उसके अंदर कोई डाउट आया और उसने ये सोच लिया बच्चे ने कि अभी हम अगर मैम से पूछेंगे मैम हमें डांटेंगी, या हो सकता है हमारे अंदर डाउट आया है वो अगर मैं पूछूंगी या पूछूंगा तो सारे बच्चे हंसेंगे, ये चीज अगर उसके अंदर आ रही है, इसका मतलब है सामाजिक कौशल यानी सोशल इंटरेक्शन उसका वीक है। इन सब चीजों से कोई परहेज नहीं करना चाहिए बच्चों को, और पेरेंट्स को भी ये बताना चाहिए कि आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं वो एकदम खुल के पूछिए, क्योंकि ये डाउट्स क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। ये नहीं जरूरी है कि टीचर क्या कहेंगे, बच्चे क्या हंसेंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। संवेगात्मक कौशल, इमोशंस को डेवलपमेंट, इमोशंस को कंट्रोल करना है ना, ये भी जरूरी है। अमूर्त तर्क, ये जरूरी नहीं है बाल्यावस्था में। जो अमूर्त तर्क का मतलब वही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चा नहीं कर पाएगा, वो बच्चा करता है आफ्टर 7। ठीक है, या 7 क्या कहें, जब वो 9, 10, 11 ईयर्स का हो जाता है जीन पियाजे के हिसाब से, आफ्टर 9, जब उसके अंदर चीजें जो मूर्त रूप से होती हैं वो चीजें हटा ली जाए, उसके बाद भी वो चिंतन कर पाए, ये बाल्यावस्था में नहीं होता है। और ये बात किसकी हो रही, बचपन की बात हो रही है, यानी बाल्यावस्था की। तो कौन से ऑप्शन सही है, ये चारों ऑप्शन सही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसमें है, फर्स्ट, सेकेंड, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अमूर्त तर्क नहीं हो पाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं कर पाएगा, मूर्त कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मूर्त होता,
कॉन्क्रीट रीजनिंग होती, यानी मूर्त चीजों जो सामने है उसके बारे में बताना, उसका तर्क करना, वो बच्चा कर लेगा। लेकिन बचपन की बात हो रही इसलिए अमूर्त नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात हो रही है। अब समझिए रचनावादी कक्षा यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है। इसमें क्या होता है, फोकस होता है इंटर पर्सनल या कहें इंटरेक्शन पे ज्यादा फोकस होता है। बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, प्रत्यक्ष सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने पे ज्यादा फोकस होता है। इसी वजह से इस क्लासरूम में शोर बहुत होता है। बात करने की अगर आप बच्चों को छूट दे दें, हाँ आपस में बात करके कोई टास्क ऐसा है जिससे उनको आपस में बात करना ही पड़ेगा, तो बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। और जब वो खूब खुल के इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे शोर ज्यादा होगा। तो इस क्लासरूम में क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया बहुत ज्यादा होती। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंतःक्रिया है? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है? नहीं। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया होती। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, इनाम व सजा का प्रयोग? नहीं। बारंबार यानी बार बार वेधन तथा अभ्यास से होता है? नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? अन्वेषण व अंतःक्रिया। तो जब भी रचनावादी कक्षा यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात आए तो वहां पे हमको ध्यान रखना है इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है और वहां उस क्लासरूम में शोर भी बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिर इसके फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया है, अभी लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कोई भी कॉन्सेप्ट उसे समझ में नहीं आ रहा है, अब वो जब समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करती है? उसे इशारे देती है ना। अभी मैंने क्या बताया, इसके फोल्डिंग क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, हल्का सा एक स्किल्ड पर्सन हिंट भी दे दे और उसको कॉन्सेप्ट वो चीज समझ में आ जा रही है तो उस हिंट को क्या कहेंगे? इसके फोल्डिंग कहेंगे या सहारा देना कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, अगले पे जाना ही नहीं है, यही सही है। अभिकथन, एक शिक्षिका कक्षा को संवेदनात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती। बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली तो चीज, ये चीज कही किसने? ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए को सही डिफाइन कर रहा है। ये बात कही है लेवाइगोस्की ने। ये इवन ये आप कहें, ये पूरा स्टेटमेंट ही उनकी थियरी का है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, और कोई भी बच्चा अगर उसके आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करेंगे तो बेहतर तरीके से सीखेगा। यही तो वाइगोस्की ने कहा है, यानी कि ए सही है और आर ए का सही डिफाइन कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन, ठीक है, 24th का पहला, ठीक है। अगला 25th क्वेश्चन, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न कर रहा है? समझिए, किसी बच्चे के पास समस्या है, उसके समाधान में कौन सी चीज ब्लॉक्स का काम कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है? समस्या को सही से पहचानना। अगर आप किसी भी समस्या को सही से पहचान गए तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी ये सही है, ठीक है, यानी ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ब्रेकर्स नहीं लाएगा। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे की ओर में सोचना, ये भी बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी उसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो बच्चा क्या करेगा? उस जो पहले सॉल्व की गई प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचेगा, फिर उसी तरीके से नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। फिर कह रहा है चौथा, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना। जी नहीं, बच्चे कभी वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर नहीं रह सकते। आप कोई भी बच्चा है, कोई मूर्त चीज यानी कॉन्क्रीट चीज से रिलेटेड आप उनको समस्या देंगे, या आपने ब्लॉक से दे दिया, आप कहें कि नहीं ये ऐसे ही लगाया जाता है, पारंपरिक का मतलब ट्रेडिशनल, मतलब जो काम वैसे ही किया जाता है या जो पहले वैसे ही करते हुए लोग आए हैं, आप बच्चों से कहें नहीं आप ऐसे ही ब्लॉक्स लगाइए, वो नहीं लगाएंगे, उनका जैसा मन करेगा वैसा लगाएंगे। तो वस्तुओं के इस्तेमाल अगर आप बोल देंगे नहीं ऐसे ही करिए, तो बच्चे की समस्या में समाधान तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि वो अपने तरीके से करेंगे। आप करके देखिए बच्चों के साथ,
आप बोलिए नहीं ऐसे नहीं ऐसे करिए, वो आपके सामने तो कर देंगे, उनका मन लेकिन उसमें विचलन होता रहेगा। जैसे ही आप जाएंगे वो अपने हिसाब से काम करेंगे मूर्त चीजों के साथ। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सी क्या बाधा उत्पन्न करेगा? ट्रेडिशनल तरीके से वस्तुओं के इस्तेमाल पे, चौथा ऑप्शन, वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 26 है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां, एरर्स, शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। नहीं, याद रखिए विद्यार्थियों द्वारा अगर कोई गलती की गई है तो वो एक टीचर्स की असफलता को तो दर्शा सकती हैं, लेकिन वो विद्यार्थी की गलती नहीं है। मैंने बार बार कहा है, अगर कोई बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा है प्री प्राइमरी पे या प्राइमरी लेवल पे, तो वहां पे उस बच्चे की गलती नहीं है, वहां पे टीचर्स की गलती है। तो यहां पे बच्चे, अगर ये होता कि शिक्षकों की असफलता है तो ये ऑप्शन सही होता है, ये कथन सही होता, लेकिन चूंकि विद्यार्थी ऐड कर दिया इसलिए ये गलत है, ये कथन ही गलत है। तर्क क्या है? बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ये तो बिल्कुल नहीं है। खुद से सोचने की क्षमता अगर नहीं होती, इलॉजिकल थिंकिंग कैसे करते? भले ही बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में रीजनिंग होती, लेकिन भले इलॉजिकल होती है, कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन रीजनिंग तो होती है। रीजनिंग हो रही है, इसका मतलब है सोचने की क्षमता उनमें है। तथा उनके सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते नहीं। यानी ए भी गलत है, अभिकथन भी गलत है और आर भी गलत है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। क्यों गलत है मैं आपको फिर से बता रहा हूं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां अगर केवल शिक्षकों की असफलता होता, ए ऑप्शन सही, यानी कथन सही होता। दूसरी चीज, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। हालांकि उन्हें हो सकता है लगातार इंस्ट्रक्शन देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उनमें खुद से सोचने की क्षमता होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, यानी संवेग नहीं है? क्रोध है, प्रेम है, प्यार है, भय है, कौन सा नहीं? स्मृति, मेमोरी। यानी ये क्या है? इमोशंस नहीं है, ये मेंटल ऑपरेशन के थ्रू वर्क करता है। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करे, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करें, पनिशमेंट नहीं दे सकते, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, आंतरिक, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित कर, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट। हर विद्यार्थी को के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, देखिए सही ये भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा क्लेरिफिकेशन किस में है? अगर बच्चों के सीखने में आनंद आ गया, समझिए आपने देखा होगा बच्चों को जो चीज करने में अच्छी लगती है वो वही चीज करते हैं और बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज करने में मजा आ रहा है। अगर पेंटिंग करने में मजा आ रहा है, आप उनको जब भी टाइम पास होगा, जब भी खाली बैठे होंगे वो पेंटिंग करेंगे। उनको क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, जब भी फ्री होंगे क्रिकेट खेलेंगे। उनको गाने में मजा आ रहा है, जब भी फ्री होंगे गाएंगे। तो यानी जब भी उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो बच्चे बार बार करने की कोशिश करते हैं, और बार बार जब वो चीज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ट्रायल एंड एरर, जो थॉर्नडाइक ने कहा था। क्या कहा था? जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एरर कम। तो यानी कि बार बार अगर बच्चों के सीखने में आनंद है कि बार बार वो करने की कोशिश करेंगे किसी काम को, तो उनके नंबर ऑफ एरर्स कम होंगे और एक दिन ऐसा आएगा उस काम में वो परिपक्व हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा, कि बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित हमेशा करना चाहिए। बच्चों से वो काम बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए जिसमें उनकी इच्छा ना हो। आप जबरदस्ती उनसे पढ़ने के लिए नहीं कह सकते, जबरदस्ती उनसे कह कि नहीं टीवी देखो, ये भी नहीं कह सकते। आप बच्चों के प्रति अवेयर रहिए कि ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे उनकी हेल्थ पे इश्यू पड़े, हेल्थ का इश्यू हो या मेंटल इश्यू हो, उन पे नजर रखी जाए, लेकिन उनको करने दिया जाए। देखिए वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट किधर है, उस बेसिस पे टास्क को दिया जाना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल करता है। अगर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो अधिगम में बाधा डालेगा? नहीं, अधिगम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। से संबंधित नहीं है को सुसाधित करेगा, यानी वेल इक्विप्ड करेगा। यही ऑप्शन सही है।
अब समझिए वेल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है, सुशाधित का मतलब क्या होता है। जैसे किचन है, किचन में खाना बनाने के लिए जब सारे इक्विपमेंट्स होते हैं तो जो कोई भी चीज कुक करनी होती है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है ना, बहुत जल्दी होती है। चाकू नहीं तो आप ढूंढ रहे हैं, स्पून नहीं आप ढूंढ रहे हैं ना, सारी इक्विपमेंट्स अगर किचन में मौजूद है, खाना बहुत अच्छा बनना होता है और बहुत ही तेजी से बनना होता है, रैपिडली बनता है। तो कहने का मतलब है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, अगर ये चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं, यानी सारे लर्निंग के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे होंगे। बात समझिए, अगर बच्चा फिजिकली फिट है और मेंटली फिट है तो लर्निंग के लिए जो भी टूल्स चाहिए वो उसके माइंड और फिजिक में है, शरीर में है, उसको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा अगर उसके फिजिकल डेवलपमेंट में दिक्कत नहीं हो, मेंटल डेवलपमेंट में दिक्कत नहीं। ये क्या करेंगे, लर्निंग को और बूस्ट करेंगे, बहुत तेजी से बच्चा सीखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, को सुशादित करता है। लास्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। समझिए, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए। चलो ठीक है, साइंस में उसके अच्छे मार्क्स नहीं है, जबकि वह विज्ञान में बहुत सुंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। समझिए, पर्यावरणीय कारक नहीं, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट है वो अच्छा सुंदर प्रदर्शन कर सकती है, ये रूही को लगता है, लेकिन वो नहीं कर पा रही। योग्यता की कमी, अगर योग्यता की कमी होती ना तो ये थॉट ही उसके अंदर ना आता कि वो विज्ञान में अच्छा कर सकती है। कोशिश की कमी, ये हो सकता है कि उसने प्रैक्टिस ना की हो साइंस में, क्योंकि क्या है, आपको कितना भी कुछ भी आता हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो चीज आपकी वीक होती चली जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको जो भी सब्जेक्ट है, हो सकता है बहुत मैथ्स आपको बहुत इजी लग रहा हो, लेकिन आप 10-12 दिन 15 दिन आप प्रैक्टिस ना करिए, वही क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट नहीं होंगे। सेम चीज है, इसमें ये हो सकता है कि उसके जो प्रैक्टिस करने में उसकी कोशिश की कमी रह गई हो, यानी कि थर्ड ऑप्शन, कठिन भाग, ये सब कुछ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड, कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत सुंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, यानी उसकी कोशिश में कमी रह गई। तो आज हम लोगों ने 28 जो दिसंबर को ऑनलाइन पेपर हुआ था 2022 में, उसको देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला PYQ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।